नमस्कार। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरोधी दलों के गठबंधन के नाम पर जोरदार हमला किया। मोदी ने कहा कि जैसे घोटाला पकड़े जाने के बाद कंपनियां अपना नाम बदलकर पुराना धंधा फिर से शुरू कर देती हैं, वैसे ही विरोधी दलों ने अपने गठबंधन का नाम बदला है। मोदी ने कहा कि जो यूपीए था वही इंडिया हो गया, सिर्फ नाम बदला, नियत नहीं। कारोबार वही है, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने नारा दिया, क्विट इंडिया। क्विट इंडिया भ्रष्टाचार, क्विट इंडिया परिवारवाद, क्विट इंडिया। इसके बाद प्रधानमंत्री के इस हमले का जवाब विपक्ष को सूझ नहीं रहा। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, मनोज झा, अधीर रंजन चौधरी से लेकर संजय सिंह सिर्फ इतना कह पाए कि प्रधानमंत्री को विरोधी दलों के गठबंधन का इस तरह अपमान नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी विपक्ष की एकता से डर गए, इसलिए अब इंडिया को ही गाली देने पर उतर आए। विरोधी दलों ने कहा कि प्रधानमंत्री राजस्थान जाकर चुनावी भाषण दे सकते हैं, लेकिन उनके पास पार्लियामेंट में आकर मणिपुर पर बयान देने की फुर्सत नहीं है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। विरोधी दलों के नेता आज पार्लियामेंट में काले कपड़े पहनकर आए थे। इसको लेकर भी सियासत हुई, लेकिन आज सबसे ज्यादा चर्चा रही मोदी के राजस्थान दौरे की। वैसे तो प्रोग्राम 8.5 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि के 17,000 करोड़ रुपए की किश्त ट्रांसफर करने का था, 1,25,000 पीएम किसान समृद्धि केंद्रों की शुरुआत का था, राजस्थान के 5 जिलों में नए मेडिकल कॉलेजों के उद्घाटन का था। सरकारी काम निपटाने के बाद मोदी ने एक रैली की और इस रैली में विरोधी दलों की एकता और अशोक गहलोत की सरकार पर जमकर हमले किए। शुरुआत ऑपोजिशन यूनिटी से की। कहा, नए चोले में पुराने कलाकार फिर जनता को मूर्ख बनाने निकले हैं, सावधान रहिए। कांग्रेस आज देश की सबसे बड़ी दिशा विहीन पार्टी बनकर रह गई है। इन दिनों कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने एक नया पैंतरा चला है। ये पैंतरा है नाम बदलने का। पहले के जमाने में राजस्थान के लोग व्यापारियों की दुनिया बराबर जानते हैं। पहले के जमाने में कोई पीढ़ी, कोई कंपनी अगर बदनाम हो जाए, उसके फ्रॉड करने वाली कंपनी का चिट्ठा निकल जाए, तो तुरंत वो कंपनी वाले नया बोर्ड लगा करके अपना कारोबार शुरू कर करके लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं और नाम बदल करके लोगों को मूर्ख बना करके अपना धंधा पानी चलाने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस और उसके साथियों की जमात ऐसी फ्रॉड कंपनियों की नकल कर रही है। यूपीए के कुकर्म लोगों को याद ना आए, इसलिए इन्होंने अपना नाम यूपीए से बदलकर INDIA कर दिया और इतना लंबा कर दिया कि लोग भूल जाएं। यूपीए के नाम बदला है ताकि ये आतंकवाद के सामने घुटने टेकने का अपना पाप छिपा सके। इन्होंने नाम बदला है ताकि ये कर्ज माफी के नाम पर किसानों से विश्वासघात को छिपा सके। यूपीए नाम बदला है ताकि ये गरीबों के साथ किए गए छल कपट को छिपा सके। इसके बाद मोदी ने बात आगे बढ़ाई। कहा, जो संगठन देश विरोधी काम करते हैं वो भी अपने नाम में इंडिया लगा लेते हैं, लेकिन नाम में इंडिया जोड़ देने से वो देशभक्त नहीं हो जाते। इसी तरह आजकल एक विरोधी दलों का अलायंस बना है, उसका नाम भी इंडिया रखा गया है। मोदी ने कहा कि जो लोग टुकड़े टुकड़े गैंग को गले लगाते हों, विदेशों में जाकर भारत में दखल देने की मांग करते हों, जो वोट बैंक को ध्यान में रखकर दूसरे देशों से संबंध बनाते हों, उन पर देश कैसे भरोसा कर सकता है? इनका तरीका वही है जो हमेशा देश के दुश्मनों ने अपनाया है। पहले भी
ये तो INDIA के नाम से आए हैं, लेकिन पहले इंडिया के नाम के पीछे अपने पाप को छुपाने का प्रयास किया गया है। इंडिया नाम तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने में भी था। ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया था कि नहीं था? लेकिन इंडिया नाम अपनी भारत भक्ति दिखाने के लिए नहीं, बल्कि भारत को लूटने के इरादे से लगाया गया था। आपको याद होगा कि कांग्रेस के शासनकाल में सिमी यानी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया बना था। नाम में इंडिया था, लेकिन मिशन इंडिया को आतंकी हमलों से बर्बाद करने का था। जब इसके कुकर्म सामने आए तो सीमी पे बैन किया गया, और ये बैन हुआ तो फिर नया नाम लेकर आए। उन्होंने भी नाम बदला, PFI। सीमी बन गया PFI, यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। नाम नया, नाम में फिर इंडिया, लेकिन काम वही पुराना। साथियों, INDIA के नाम के लेबल से ये अपने पुराने कारनामों को छुपाना चाहते हैं। UPA के कारनामों को छुपाना चाहता है। अगर इनको वाकई इंडिया की परवाह होती तो क्या विदेश में जाकर के विदेशियों से भारत में दखल देने के लिए बात करते क्या? अगर उन्हें इंडिया की चिंता होती तो क्या ये सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाते क्या? इनको इंडिया की चिंता होती तो क्या ये गलवान में भारत की सेना के शौर्य को कटघरे में रखते क्या? साथियों, ये वही चेहरे हैं जो आतंकी हमला होने पर दुनिया के आगे रोते थे, कुछ नहीं करते थे। इन्हें देश के सुरक्षा बलों के सामर्थ्य पर भरोसा नहीं है। जो लोग टुकड़े टुकड़े गैंग को गले लगाते हैं, जो लोग भारत में भाषा के आधार पर बंटवारा करते हैं, जो लोग विदेशों से संबंध भी इस आधार पर बनाते हैं कि उनका वोट बैंक नाराज ना हो जाए, जिनके लिए राष्ट्रहित नहीं बल्कि वोट बैंक सर्वोपरि है। इसके बाद मोदी सीधे विरोधी दलों के गठबंधन पर आए। इंडिया के जवाब में क्विट इंडिया का नारा दिया। मोदी ने कहा 1942 में महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया था, कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो। लेकिन आज 21वीं सदी में क्विट इंडिया का मतलब है करप्शन भारत छोड़ो, परिवारवाद भारत छोड़ो, तुष्टीकरण भारत छोड़ो। वे लोग जब INDIA की बात करते हैं तो दिखावा लगता है, छलावा लगता है, झूठ लगता है। भाई और बहनों, इन लोगों में अहंकार कूट कूट कर भरा हुआ है। एक बार इन्होंने नारा दिया था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, और तब देश की जनता ने उनका हिसाब चुकता कर दिया था, चुन चुन करके साफ कर दिया था, उखाड़ फेंका था उन लोगों को। अहंकार से भरे हुए इन लोगों ने फिर वही पाप दोहराया है। ये सुधरने को तैयार नहीं है। ये लोग कह रहे हैं UPA इज इंडिया, इंडिया इज UPA। इनका जनता पर फिर से एक बार वही हाल करेगी जो पहले किया था। साथियों, हम जानते हैं
कि आजादी का आंदोलन जब पूरी प्रखरता पर था तो महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था। ये नारा देश के लोगों की प्रेरणा बन गया था और आजादी के आंदोलन में इस नारे ने ऊर्जा भर दी थी। नौजवान स्कूल कॉलेज में अपनी किताबें छोड़ करके महात्मा गांधी के आदेश पर आजादी के लिए चल पड़े थे। जेलें भर दी थी, अंग्रेजों की गोलियां कम पड़ गई थी। वो दिन थे और तब महात्मा गांधी ने जो नारा दिया था, आज फिर से देश के कल्याण के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए उस नारे की फिर से जरूरत है। दोस्तों, इस नारे को फिर से गांव गांव घर घर पहुंचाने की जरूरत है। वो क्या नारा था? महात्मा गांधी ने नारा दिया था, क्विट इंडिया, अंग्रेजों इंडिया छोड़ो, अंग्रेजों इंडिया छोड़ो। और अंग्रेजों को देश छोड़कर जाना पड़ा था। वैसे ही आज हम समृद्ध भारत बनाने का संकल्प लेकर चले हैं। जैसे गांधी जी ने क्विट इंडिया का मंत्र दिया था, वैसे ही आज का मंत्र है भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार छोड़ो इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, परिवारवाद छोड़ो इंडिया, तुष्टीकरण क्विट इंडिया, तुष्टीकरण छोड़ो इंडिया। क्विट इंडिया ही देश को बचाएगा और देश को विकसित भारत बनाएगा। जब सीकर में प्रधानमंत्री मोदी रैली कर रहे थे और इंडिया नाम पर निशाना साध रहे थे, उस वक्त राहुल गांधी केरल में थे। केरल में राहुल गांधी अपने घुटनों का इलाज कराने गए। राहुल गांधी ने वहीं से इंडियन यूथ कांग्रेस के महाधिवेशन को एड्रेस किया। यह महाधिवेशन बेंगलुरु में हो रहा था। राहुल गांधी वर्चुअली इससे जुड़े थे। प्रधानमंत्री को जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया विपक्षी दलों के दिल से निकला नाम है, लेकिन प्रधानमंत्री ने इंडिया को भी नहीं बख्शा, उसे भी कोसने लगे। ऑपोजिशन अलायंस ने बहुत सुंदर नाम चुना। जो हमारे दिल से निकला, इंडिया। हम इंडिया हैं और जैसे ही हमने नाम लिया, उसी इंडिया को नरेंद्र मोदी जी ने गाली देनी शुरू कर दी। उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि मैं इस पवित्र शब्द हिंदुस्तान को गाली दे रहा हूं। इतना घमंड है, इतना अहंकार है। तो आप जाइए, मोहब्बत की दुकानें खोलिए और इस सिर्फ जनता के बीच में नहीं, सिर्फ मणिपुर में नहीं, अपने घर में भाई के साथ, बहन के साथ, माता पिता के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ, यूथ कांग्रेस की टीम के साथ आप मोहब्बत फैलाइए, उनको नफरत फैलाने दीजिए। विरोधी दलों के नेताओं को समझ नहीं आया कि मोदी के इस अटैक का जवाब कैसे दें, क्या कहें। ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने तो कह दिया, चलो प्रधानमंत्री इंडिया पर कुछ तो बोले। मोदी से तारीफ की उम्मीद तो नहीं कर सकते थे, वो नेगेटिव ही कहें, वही कह रहे हैं। Hello, Mr. Prime Minister Narendra Modi. You're at it again, attacking us with our new name, INDIA, India, Jeetega Bharat. What's happened? The only response you can give is a negative one. You know, Mr. Modi, we've got you just where we wanted you to be. We wanted you to react. We wanted you to be negative. And you're doing just that. And we'll carry on
spreading the word. India, जीतेगा भारत. मोदी के हमले पर विपक्ष के कुछ नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री को ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये उनके पद की गरिमा के लिहाज से ठीक नहीं है। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने कहा कि मोदी हमेशा इलेक्शन मोड में रहते हैं, थोड़ा रेस्ट करें और अपना स्पीच राइटर भी बदल लें। मैं तो यही कहूंगा आप लोगों के माध्यम से भी कि प्रधानमंत्री जी को बहुत ध्यान से शब्दों का चयन करना चाहिए, गरिमामयी शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए। वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और अक्सर चुनावी मोड में रहते हैं, लेकिन चुनावी मोड में भी अगर बेहतर भाषा और भाव का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो मुझको लगता है जवाहरलाल नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह जी और अटल जी की जो श्रृंखला है ना, उसमें ये फिट ही नहीं बैठते। तो कह रहे हैं यूपीए का भ्रष्टाचार था, यही मैं कह रहा हूँ, उस श्रृंखला जो पीएम की होती है ना, पीएम को जो जुबान बोलनी चाहिए उसका नितांत अभाव है। और मैं समझता हूँ थोड़ा आराम की भी अब उनको जरूरत है और अपने स्क्रिप्ट राइटर बदलने की जरूरत है। विरोधी दलों के नेताओं को लग रहा था कि उन्होंने अलायंस का नाम इंडिया रखकर एक मास्टर स्ट्रोक लगा दिया। अब बीजेपी के नेता इस नाम का विरोध नहीं कर पाएंगे। इंडिया के खिलाफ कोई कुछ कैसे बोलेगा? लेकिन पिछले 2 दिनों में मोदी ने विरोधी दलों की सोच गलत साबित कर दी। 2 दिन पहले बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का उदाहरण दिया, पीपल्स फ्रंट ऑफ इंडिया का हवाला देकर विपक्ष के गठबंधन पर हमला किया और आज क्विट इंडिया मूवमेंट की बात की और विरोधी दलों के गठबंधन को भ्रष्टाचारियों, परिवारवादियों का अलायंस बताया। भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, परिवारवाद भारत छोड़ो, तुष्टीकरण भारत छोड़ो का नारा दिया। मोदी की लाइन शुरुआत से क्लियर है, वो साफ कर चुके हैं कि अगला चुनाव भ्रष्टाचार के इशू पर लड़ेंगे और आज उन्होंने विपक्ष के गठबंधन इंडिया को भी इससे जोड़ दिया। हालांकि मोदी ने सिर्फ ऑपोजिशन यूनिटी की ही बात नहीं की। मोदी चूंकि राजस्थान में थे, इसलिए उन्होंने अशोक गहलोत की सरकार पर भी जोरदार प्रहार किए। अशोक गहलोत ने भी पलटवार किया। मोदी ने कहा, राजस्थान में अब लाल डायरी की चर्चा होगी। लाल डायरी कांग्रेस के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा खोलेगी। कांग्रेस का मतलब ही है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। और लूट की इस दुकान का सबसे ताजा प्रोडक्ट है, राजस्थान की लाल डायरी। आपने लाल डायरी के बारे में सुना है ना? कहते हैं इस लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज है। लोग कह रहे हैं कि लाल डायरी के पन्ने खुले तो अच्छे अच्छे निपट जाएंगे। कांग्रेस के बड़े से बड़े नेताओं की इस लाल डायरी का नाम सुनते ही बोलती बंद हो रही है। ये लोग भले ही मुंह पर ताला लगा ले, लेकिन ये लाल डायरी इस चुनाव में पूरी कांग्रेस का डिब्बा गोल करने जा रही है। लोकतंत्र में हर सरकार को अपने काम का हिसाब देना होता है, लेकिन क्या राजस्थान में कांग्रेस आपको अपने काम का हिसाब देती है क्या? जरा जोर से बताइए ना, ये अपने काम का हिसाब देती है क्या? जो 4 साल सिर्फ सोएगा वो अपने काम का हिसाब कैसे देगा? इन लोगों ने सरकार का हर दिन आपसी खींचतान में, वर्चस्व की लड़ाई में बर्बाद किया है। प्रधानमंत्री की रैली खत्म हुई तो अशोक गहलोत तुरंत सामने आए, मोदी को जवाब दिया। प्रोग्राम तो था गैस सब्सिडी का फायदा पाने वाली महिलाओं से बात करने का, लेकिन अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री के लाल डायरी के बयान को उठाया और कहा कि अच्छा होता प्रधानमंत्री लाल डायरी की बजाय महंगाई से लाल सिलेंडर, लाल टमाटर और लोगों के गुस्से से लाल चेहरों की बात करते।
गहलोत ने कहा कि आने वाले चुनाव में राजस्थान की जनता बीजेपी को लाल झंडी दिखाकर इसका बदला लेगी। पीएम ने भी, मैंने सुना है कि भाषण दिया वहां पर सीकर के अंदर एक लाल डायरी का। अब बताइए आप, ये जो प्रधानमंत्री पद की बहुत बड़ी गरिमा है, सोचने के पहले उनके बाद में इनकम टैक्स है, ईडी है, सीबीआई है, जिसका पूरा जम के दुरुपयोग देश में हो रहा है। क्या वो जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते कि जो डायरी का जो हुआ खड़ा किया गया जानबूझ करके, और जिस प्रकार से एक हमारे मंत्रिमंडल जो हमारे साथ थे मोहरा बनाया गया और 50-60 डायरियाँ लड़ाई गई असेंबली के अंदर। कल मैंने सुना पार्लियामेंट के अंदर भी लड़ाई गई डायरी है 50। तो असली लूट तो मैं समझता हूँ, असली लूट तो आपने लाल सिलेंडर को 11,500 रुपये का करके मचा रखी है, लूट मचा रखी उन्होंने लाल सिलेंडर को। सिलेंडर का रंग लाल है, वो डायरी का रंग लाल बता रहे हैं, मैं बता रहा हूँ असली तो ये है आपके सामने। मैंने सुना लाल टमाटर जो है वो 150 किलो रुपये हो गया है, लूट उन्होंने मचा रखी है, वो लाल टमाटर है। प्रधानमंत्री जी को बजाय लाल डायरी की बात करनी, जो कपोल कल्पित डायरी है, कोई डायरी है ही नहीं थी, उसको लेकर राजनीति हो रही है। उसके बजाय तो उनको चाहिए असली पे आए लाल टमाटर लाल है। और महंगाई की मार से आमदनी जो खत्म हो रही है, तो गुस्से में लोगों का चेहरा लाल हो गया है, उसकी बात करते भाई कैसे मैं इनको राहत दिलाऊं, वो बात नहीं करेंगे। चुनाव आ रहे इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जनता आज सिग्नल दे चुकी है, सीकर के अंदर तो जनता समझ गई है, और आने वाले वक्त में उनको लाल झंडी दिखा दी जाएगी। लेकिन मोदी भी पूरी तैयारी के साथ आए थे। राजस्थान की सियासत में क्या क्या हो रहा है, कौन कौन से मुद्दे हैं, मोदी ने सबका जिक्र किया। उन्होंने पेपर लीक घोटाले का मामला उठाया, कहा राजस्थान की कांग्रेस सरकार नौजवानों के भविष्य का भी सौदा कर रही है, बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रही है। विकास के नाम पर अशोक गहलोत की सरकार ने ब्रेक लगा दिया है। मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने राजस्थान के लिए पिछली सरकार के मुकाबले 4 गुना पैसा भेजा, लेकिन राजस्थान में जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से विकास के कामों में सहयोग के बजाय सिर्फ रोड़े अटकाए जा रहे हैं। राजस्थान में अच्छी सड़कों के लिए, अच्छे हाईवे के लिए, राज्य के विकास के लिए भाजपा सरकार केंद्र से लगातार पैसे भेज रही है। जब केंद्र में, साथियों याद रखना, याद रखोगे, याद रखोगे, जरा हाथ ऊपर करके बताओ, याद रखोगे, पक्का याद रखोगे। केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तो 10 साल में राजस्थान को टैक्स की हिस्सेदारी के रूप में 1 लाख करोड़ रुपए ही दिए गए थे। बीते 9 वर्षों में भाजपा की सरकार ने टैक्स की हिस्सेदारी के रूप में राजस्थान को 4 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा पहुंचाए हैं। कहां 1 लाख करोड़ और कहां 4 लाख करोड़। जब केंद्र में 10 साल कांग्रेस की सरकार थी तो राजस्थान को सेंट्रल ग्रांट के रूप में भी करीब 50,000 करोड़ रुपए ही दिए गए थे। हमारी सरकार ने बीते 9 वर्षों में सेंट्रल ग्रांट के तौर पर राजस्थान को 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिए हैं। लेकिन जब से यहां कांग्रेस की सरकार बनी है तब से यहां विकास के काम में सिर्फ रोड़े अटकाने का ही काम चल रहा है। कांग्रेस ने राजस्थान में सरकार चलाने के नाम पर सिर्फ लूट की दुकान चलाई है, झूठ का बाजार सजाया है। गहलोत ने मोदी के इस इल्जाम का भी जवाब दिया। अशोक गहलोत ने कहा कि मोदी
विकास योजनाओं के बहाने राजस्थान की राजनीतिक यात्रा पर आते हैं, फिर गिनाते हैं कि उन्होंने राजस्थान के लिए क्या क्या किया। गहलोत ने कहा कि मोदी पैसे देकर राजस्थान पर कोई एहसान नहीं कर रहे। गहलोत ने कहा कि मोदी तो अभी जुबानी गारंटी दे रहे हैं, उनकी सरकार ने तो 10 में से कई गारंटियां लागू भी कर दी हैं। अब उनके काम से परेशान होकर मोदी उस सबको रेवड़ी बताने लगे कि जो प्रधानमंत्री जी आज आए हुए हैं और जिस प्रकार से वो अपनी राजनीतिक यात्राएं कर रहे हैं, ये उनकी छठी यात्रा है राजस्थान में, 5वीं छठी यात्रा है। यात्रा तो करनी राजनीतिक, बहाना करते हैं, कभी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करते हैं जो काम राज्य सरकार का है। केंद्र सरकार जो पहल देती है कि वो एहसान नहीं करती है। हम आपको जो 1150 सिलेंडर 500 में दे रहे हैं, 10 स्कीम दे रहे हैं, हमको एहसान नहीं करें आपके ऊपर। ये जनता का हक है कि सरकार जो भी हो वो जन कल्याणकारी योजना चलाए, राहत पहुंचाएं। जैसी स्थिति बनती है, महंगाई का जमाना आ गया तो हमने ये योजना लागू कर दी। 10 गारंटी दी थी हम लोगों ने, और गारंटी दी वो संख्या है 1,80,00,000 परिवारों तक पहुंच गई है। 1,80,00,000 परिवारों तक पहुंच गई है जो कैंप में आए हैं, और 7,50,00,000 गारंटी कार्ड उनको मिल गया मुख्यमंत्री के साइन से। जो काम इन 5 साल में हुआ है, आम लोग मानते हैं कि ऐसा पहले कभी आज तक इस जिले में नहीं हुआ था। उसे घबरा करके अब अटैक करने लगे सरकार पर। ये वो लोग हर बात को बताते रेवड़ी बट रही चुनाव के अंदर। उनकी सरकारें क्या करी मध्य प्रदेश के अंदर? जो सरकारें अपने वेलफेयर स्कीम चलाती हैं, उनको कैसे कैसे आप रेवड़ी बट रही है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हालात जो है आपके सामने हैं। हमारी एक से एक योजना सब लागू हो रही है। जब राजस्थान में मोदी कांग्रेस पर हमले कर रहे थे, उस वक्त संसद में मणिपुर पर प्रधानमंत्री के बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं की नारेबाजी और हंगामा चल रहा था। हालांकि आज पार्लियामेंट में विपक्ष को जवाब दिया गया, सत्ता पक्ष की तरफ से भी नारेबाजी हुई। विपक्ष के नेता आज काले कपड़े पहनकर आए थे। राज्यसभा की प्रोसीडिंग शुरू होते ही नारेबाजी शुरू हो गई। 45 मिनट के हंगामे के बाद सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। इसके बाद फिर कार्रवाई शुरू हुई। हंगामे के बीच सरकारी कामकाज भी हो गया। सरकार ने सिनेमाटोग्राफी अमेंडमेंट बिल पास किया। हालांकि इस दौरान पूरा विपक्ष सदन से वॉकआउट कर गया। इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पिछले 1 महीने में प्रधानमंत्री के विदेश दौरों का ब्यौरा दिया, लेकिन इस दौरान भी हंगामा चलता रहा। फिर सदन के नेता पीयूष गोयल को गुस्सा आ गया। उन्होंने हंगामे के बीच ही विपक्ष पर जोरदार हमला किया। कहा, काले कपड़े पहनकर आने वाले विपक्ष के नेताओं का मन भी काला, विपक्ष का कल भी काला था, आज भी काला है और भविष्य भी काला है। मैं समझता हूँ ये काले कपड़े पहनने वाले लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि देश की बढ़ती हुई ताकत आज क्या है। जिनके मन में काला है, जिनके तन में भी आज काला है, क्या छुपा है इनके दिल में? क्या दिल में काला है? क्या शब्दों के बोल में काला है? क्या काला धन छुपा रहे हैं ये अपने इन कपड़ों में? क्या कारनामे हैं इनके जो दिखाना नहीं चाहते और छुपाना चाहते हैं? ऐसे तो आज के दिन काले कौवे भी इन पर आकर्षित होने लगते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका कल भी काला है, आज भी काला है और भविष्य भी काला है। पर हम माननीय अध्यक्ष जी, हम नकारात्मक सोच के लोग नहीं हैं। हमारा पूरा विश्वास है कि इनके जीवन में भी अंधेरा छटेगा, इनको भी रोशनी दिखेगी, सूरज उठेगा और इनके दिल के कलंक खत्म होगा। इनको भी एक विकसित समृद्ध भारत के लिए कमल खिलता दिखेगा। सिर्फ काला कपड़ा, काला काम नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कोई हिंदुस्तानी के काले काम नहीं सहेगा।
पीयूष गोयल ने राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के काले कपड़ों पर तंज किया तो उन्हें जवाब दिया कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने। सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी को विरोध का काला रंग नहीं दिखता, उन्हें मणिपुर की चिंता नहीं है, लेकिन अगर विपक्ष मणिपुर पर सवाल उठाता है तो बीजेपी की तकलीफ बढ़ जाती है। जिनका मन और विचार दोनों काले हैं, उन्हें विरोध का काला रंग कैसे नजर आएगा? जिनकी आंखों पर भाजपाई काला चश्मा है, उनकी काली करतूतों और काले कारनामों का उन्हें विरोध का काला रंग कैसे नजर आएगा? सच्चाई यही है। मणिपुर शब्द से ऐसे उन्हें लगता है जैसे पाकिस्तान है। मणिपुर इस देश का अभिन्न हिस्सा है। 37 लाख लोग आज पीड़ित हैं। मणिपुर जल रहा है। भारत मां की आत्मा छलनी है, पर भारत मां की आत्मा छलनी करने वाली भाजपाई वो पूरी तरह से चुप हैं। और जो आवाज उठती है जवाबदेही मांगने के लिए, प्रधानमंत्री बजाय सदन में आकर जवाब देने के विपक्ष को जलसों में गालियां देते घूम रहे हैं। राज्यसभा की तरह लोकसभा में भी दिन भर जमकर हंगामा हुआ। हंगामा कर रहे विपक्ष से स्पीकर ने पूछा कि आपने अविश्वास प्रस्ताव दिया है, प्रस्ताव मंजूर भी हो गया है, तो अब हंगामा किस बात का? इस पर विपक्ष के नेताओं ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर तुरंत चर्चा होनी चाहिए। स्पीकर ने विपक्ष को जमकर फटकार लगाई, लेकिन विपक्ष पर कोई असर नहीं पड़ा। लोकसभा में भी विरोधी दलों ने विदेश मंत्री को नहीं बोलने दिया। इसके बाद विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी को स्पीकर ने कुछ कहने की इजाजत दी, लेकिन पीयूष गोयल ने विरोध किया और कहा कि जब विपक्ष ने विदेश मंत्री के बयान के दौरान हंगामा किया तो अब सत्ता पक्ष भी विपक्ष के नेताओं को नहीं बोलने देगा। और एक बार फिर दोनों तरफ से नारेबाजी शुरू हो गई। मैं अधीर रंजन चौधरी से मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप चर्चा चाहते हो तो हम आपको बोलने की अनुमति दीजिए। पहले आपके सदस्यों को अपने स्थान पर बैठने को कह दीजिए। ये व्यवहार नहीं चलेगा। जब हमारे विदेश मंत्री इतना देश के लिए और विश्व के लिए एक संदेश दे रहे थे, उस समय जो इन्होंने किया, अब हम भी अधीर रंजन चौधरी को बोलने नहीं देंगे, कोई बोलने नहीं देंगे। गलत करे पीयूष जी ऑर्डर। अधीर रंजन ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर करना चाहते हैं। सर, इन द ईयर 1978 10 मई को इस सदन में विपक्ष के नेता स्टीफन साहब मोरारजी देसाई के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए थे। और जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, सर मैं कहना चाहता हूँ, इन लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव नोटिस दिया है। ये प्रस्ताव स्पीकर के संज्ञान में है और 10 दिन का समय है, और 10 दिन का समय में स्पीकर जब भी डिसाइड करेगा, सरकार तैयार है। सरकार कोई भागने, हमारे पास पूरा नंबर है और देश के जनता हमारे ऊपर, मोदी जी के ऊपर पूरा विश्वास कर रहे हैं। इन लोगों के ऊपर विश्वास नहीं है। एक काला कपड़ा क्यों पहन के आया? इतने दिन 60 साल तक बहुत धन्यवाद किया, बहुत धन्यवाद पहन के आया है। बहुत कारनामा नहीं मंत्री जी बोल रहे हैं। Prime Minister participated in the G7 summit and the Quad leaders meeting. हंगामे के बीच ही लोकसभा में सरकार ने 2 बिल पास करा दिए। इसके बाद लोकसभा की कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया, लेकिन विपक्ष के नेताओं का सदन के बाहर भी प्रदर्शन जारी रहा। सांसदों ने सदन के बाहर सरकार के खिलाफ नारे लगाए। संसद परिसर में धरने पर बैठे राज्यसभा से निलंबित आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के साथ इंडिया अलायंस के कई नेता धरने पर बैठे। मल्लिकार्जुन खड़गे, फारूक अब्दुल्ला, अखिलेश यादव ने संजय सिंह से मुलाकात की। काली साड़ी पहनकर आई कई महिला सांसदों ने भी इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। खड़गे ने कहा कि बीजेपी सदन नहीं चलने देना चाहती। आरोप लगाया कि मोदी संसद और सांसदों का सम्मान नहीं करते, लेकिन जब तक प्रधानमंत्री सदन में आकर बयान नहीं देते तब तक विपक्ष लड़ाई लड़ता रहेगा। सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आकर जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, मणिपुर पे जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा, वरना गद्दी छोड़ना होगा, छोड़ना होगा, छोड़ना होगा, जवाब तुमको देना होगा।
वरना गद्दी छोड़ना होगा। रूलिंग पार्टी MPs, they stood and shouting. रूलिंग पार्टी कभी नहीं करती, क्योंकि दे ब्लेम अस ऑलवेज, अपोजिशन गड़बड़ कर रही है, सुनना नहीं चाहती, लेकिन अब वो खुद गड़बड़ करके हमारा मुंह बंद करना चाहती है। प्राइम मिनिस्टर इधर हाउस चल रहा है और हम डिमांड कर रहे हैं वो खुद आके एक स्टेटमेंट देने के लिए पूछ रहे हैं, तो दे रहे नहीं, और उधर जाके राजस्थान में भाषण कर रहे हैं, पॉलिटिकल भाषण कर रहे हैं और इलेक्शन का चुनाव की बात कर रहे हैं। जब आप राजस्थान में जा सकते हो यहाँ पर पार्लियामेंट छोड़ के, क्या यहाँ आधा घंटा आके आप अपना स्टेटमेंट देकर जा नहीं सकते? इट मीन्स दैट ही हैज नो इंटरेस्ट, ही हैज नो फेथ इन डेमोक्रेसी एंड ही इज डिसरेस्पेक्टिंग द पार्लियामेंट एंड आल्सो द डिसरेस्पेक्टिंग ऑल MPs. Therefore, we have to fight. चूंकि कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा अगले हफ्ते हो सकती है, इससे पहले विपक्ष ने अब आज एक और चाल चली। आज यह ऐलान किया गया कि ऑपोजिशन अलायंस के नेता 29 और 30 जुलाई को मणिपुर का दौरा करेंगे। मणिपुर जाकर वहां के लोगों से बात करेंगे, हालात का जायजा लेंगे। इसके बाद अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लेंगे। लेकिन मजे की बात यह है कि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भी विरोधी दलों में नाराजगी है। अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस की तरफ से लाया गया है, इस पर कांग्रेस के नेताओं के दस्तखत हैं। विरोधी दलों के दूसरे नेताओं से कांग्रेस ने राय नहीं ली, उनके दस्तखत नहीं कराए। इस पर CPI, CPM, DMK, समाजवादी पार्टी और उद्धव की शिवसेना ने आपत्ति जाहिर की है। इसके बाद आज कांग्रेस को गठबंधन के सहयोगी दलों से माफी मांगनी पड़ी और कहना पड़ा कि आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। मणिपुर को लेकर भी आज कई खबरें आईं। सरकार ने मणिपुर में महिलाओं को नग्न घुमाने की घटना की जांच CBI से कराने का आदेश दिया। मणिपुर हिंसा से जुड़े जिस फोन से महिलाओं के साथ जुल्म जाती का वीडियो बनाया गया, उसे बरामद कर लिया गया है और जिस व्यक्ति ने यह वीडियो बनाया था वो भी पुलिस की गिरफ्त में है। मणिपुर में शांति के लिए सरकार मैतेई और कुकी समुदाय के लोगों से 6 दौर की बातचीत कर चुकी है। सरकार सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल करेगी, जिसमें कोर्ट से अपील की जाएगी कि वायरल वीडियो के मामले की सुनवाई मणिपुर से बाहर कराई जाए। बिहार के कटिहार में बिजली कटौती के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस फायरिंग में 2 नौजवानों की मौत के बाद आज बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि लोग हंगामा करेंगे, उपद्रव करेंगे तो पुलिस क्या करेगी? गोली तो चलेगी। बिहार सरकार ने पुलिस को क्लीन चिट दे दी, प्रदर्शनकारियों को जिम्मेदार ठहरा दिया। पुलिस के अफसर भी कह रहे हैं कि पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, लेकिन पुलिस के इस झूठ को बेनकाब करने वाले सबूत भी सामने आ गए। कल हुई घटना के कई वीडियो हमारे पास हैं, जिनमें पुलिस निशाना लगाकर प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग करते हुए दिखाई दे रही है। वीडियो में साफ दिखता है बिजली के दफ्तर की छत पर पुलिस वाले मौजूद हैं, लगातार गोलियां चल रही हैं और नीचे कुछ लोग बिजली दफ्तर के गेट पर खड़े हैं। फायरिंग शुरू होते ही वहां भगदड़ मच गई। इधर भी लोग मार दिया रे, गोली मार दिया रे, एक को मार दिया रे। कहां? अरे फिर से 2 को मार दिया रे। ये क्या कर रहा है? अरे साला निकल रहा है, पकड़ पकड़। एक और वीडियो में साफ दिखता है कि फायरिंग सिर्फ छत से ही नहीं हुई, बल्कि पुलिस वाले दफ्तर से बाहर की तरफ दौड़ते हुए भी प्रदर्शनकारियों पर निशाना लगाकर गोलियां चलाते दिख रहे हैं। ये कटिहार के बारसोई इलाके की तस्वीरें हैं, जहां कल बिजली कटौती को लेकर हजारों लोग इकट्ठा हुए थे, धरना दे रहे थे। धरना दे रहे लोगों को उम्मीद थी कि बिजली विभाग की तरफ से कोई आकर उनकी बात सुनेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद अचानक भीड़ में शामिल प्रदर्शनकारी गुस्से में आ गए और बिजली विभाग के दफ्तर के अंदर घुसकर तोड़फोड़ करने लगे। इसी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस आई। इसके बाद नाराज प्रदर्शनकारियों ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। फिर पुलिस वाले बिजली दफ्तर की छत पर पहुंच गए, पहले हवाई फायरिंग की, इसके बाद कुछ पुलिस वाले नीचे आए और लाठीचार्ज किया। जब इससे काम नहीं चला तो कुछ पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला दी। ऊपर करेगा फायरिंग। इस फायरिंग में खुर्शीद नाम के युवक की मौत मौके पर ही हो गई। इसके बाद पुलिस की गोली से जख्मी सोनू नाम के युवक की अस्पताल में जान चली गई। पुलिस की गोली से घायल तीसरे युवक नियाज की हालत गंभीर है और वो अस्पताल में मौत से लड़ रहा है। पुलिस की फायरिंग में मारे गए सोनू का परिवार आज सामने आया।
परिवार ने बताया कि सोनू का इस प्रदर्शन से कोई लेना देना नहीं था। सोनू का भाई बिजली दफ्तर में काम करता है। बिजली दफ्तर में प्रदर्शन की खबर सुनकर सोनू और उदित अपने भाई को लेने बिजली दफ्तर पहुंचे थे। सोनू और उदित दफ्तर के बाहर खड़े थे। उदित ने बताया कि उसके सामने ही पुलिस ने उसके भाई को गोली मार दी। मेरे भाई ने तो खाली वो साइड में खड़े थे, पैकेट में हाथ डाल के, ठीक है। मैं उनसे लगभग 300 मीटर दूर था, जो पूरा देख रहा था। जो सामने जो बंदूकधारी थे पुलिस वाले सब, वो उन पे गोली चलाए जो जाके इनके सर पे लगे, ठीक है। और वो जो पुलिस वाले थे, हम उसको जानते हैं, मैंने देखे हैं, उसको पहचानते हैं। अगर मेरे सामने आए तो उसको पहचान सकते हैं। वो तो क्या उसने सीधे गोली मारी? जी, सीधे गोली मारी। कुछ पूछा? सब लड़के भाग रहे थे, तो मेरे भाई वहाँ पे तो साइड में खड़े थे ना, तो उन सोचे कि हमको तो नहीं लगेगा गोली। आप उनसे कितनी दूर थे? 300 मीटर के आसपास। और आपने देखा अपनी आंखों से भाई को गिरते हुए? जी जी जी। और जिस पुलिस वाले ने गोली चलाई वो भी आपने देखा? जी। पुलिस की फायरिंग में मारे गए सोनू शाह का परिवार सदमे में। सोनू की मां ने कहा कि वो न्याय मांगने चीफ मिनिस्टर के पास जाएंगी। मुख्यमंत्री नहीं सुनेंगे तो प्रधानमंत्री का दरवाजा खटखटाएंगे, लेकिन हत्यारे पुलिस वालों को सजा दिलाए बगैर खामोश नहीं बैठेंगे। सोनू की मां ने कहा कि उनके दोनों बेटे अपने भाई को बचाने के लिए गए थे। दोनों बेटे भाई के इंतजार में चुपचाप खड़े रहे, लेकिन पुलिस ने एक बेटे की हत्या कर दी, गोली मारकर उसकी जान ले ली। जब गोली उली चल गया है तब मेरा लड़का बड़ा लड़का को लेने गए थे वहाँ पर, दोनों लड़का समझे। तो वो जो है बाहर में खड़े थे, जहाँ पर कि आधार एंट्री होता है उसी जगह दोनों बेटा थे। छोटा वाला बेटा घसक के थे और बड़ा मंझला वाला लड़का जो डेट किए हैं वो गाड़ी पर बैठे थे, पॉकेट में हाथ रख के, समझे। उधर से पुलिस वाला आए, बस सराख से गोली उनको मार दिए। हम गमा में मेरा बेटा नहीं गया है, उसके बाद गया है मेरा लड़का। पूछ सकते हैं, मेरा छोटा वाला बेटा वहीं पर है। जो मारे हैं पुलिस, उनको खुद देखें अपना नज़र से। तो हम तो बोले बेटा कि मारा जो तुम उसी का पिस्तौल लेके तुम ठोक देता, तो बोला तभी हम अपना भाई को बचाएंगे कि हम पहले उनको गोली ठोकेंगे। अब गोली मारने का अधिकार क्या उनको है? गोली मारने का अधिकार नहीं है। अगर मेरा बेटा वहाँ था तो 2-4 डंडा लगा देता आपने, लेकिन क्यों गोली आप मारे? हम और कुछ नहीं मांगते, हमको इंसाफ चाहिए। मेरा बेटा गया है, हमको दर्द है, हमरा इंसाफ चाहिए। पुलिस की फायरिंग में मारे गए सोनू शाह का परिवार सदमे में है, न्याय की मांग कर रहा है, लेकिन कटिहार के पुलिस अफसर अब बेशर्मी के साथ दोषी पुलिस वालों को बचाने के लिए अलग अलग लॉजिक दे रहे हैं। कटिहार के एसपी ने कहा कि पुलिस को आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी, फिर कहा सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी इसलिए गोली चलानी पड़ी। और इसके बाद यह भी कह दिया कि बिजली विभाग के दफ्तर के बाहर पुलिस को कारतूसों के कुछ खोखे मिले हैं। मतलब पुलिस ये कह सकती है कि प्रदर्शनकारियों ने फायरिंग की, इसलिए पुलिस ने जवाब में गोली चलाई। हो सकता है पुलिस ये भी कह दे कि जिन लोगों की मौत हुई वो पुलिस की गोली से नहीं बल्कि प्रदर्शनकारियों की फायरिंग का ही शिकार हुए। प्रदर्शनकारी जो है कुछ उग्र हो गए सडनली, और उसके बाद जो है थाना को फ़ोन किया गया। वहाँ से थाना से भी जो है कंट्रोल नहीं हुआ। तो फिर जो अनुमंडल के जो सीनियर मोस्ट जो अधिकारी हैं, एसडीओ एसडीपीओ, वो खुद जो है जो दल बल के साथ वहाँ पहुँचे। 20-25 की संख्या में जो फोर्स हमारा होता है अनुमंडल का, वहाँ पर लेकर के पहुँचे। तो बाकी जो सिचुएशन था वहाँ पर उन लोग के अनुसार की काफ़ी हम लोग भी देखे, एक भी सामान ऐसा नहीं था जिसको कि तोड़ा नहीं गया। तो आत्मरक्षा में जो है कुछ प्रशासन के द्वारा जो है फायरिंग की गई थी। जब हम लोग गए थे वहाँ पर पीओ पर, तो जो बाउंड्री था, जो बिजली विभाग का जो बाउंड्री था, वो पहले ये लोग बाउंड्री के पीछे बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे थे, और वो बाउंड्री का आड़ लेकर के वहाँ पर जब हम लोगों ने सर्च किया तो वहाँ पर हम लोगों को कुछ खोखा बरामद हुआ, कुछ लाइव कार्ट्रिज जो देसी जो कट्टा का होता है। लेकिन इसमें जो है हम लोग जांच कर रहे हैं, फैक्ट बेस्ड जांच होगा। बिहार पुलिस का कहना है कि कटिहार में उग्र भीड़ ने पुलिस वालों पर भी हमला किया। इसमें 9 पुलिस वाले गंभीर रूप से जख्मी हुए, एक डिप्टी रैंक का अफसर भी है। इसके अलावा बिजली विभाग के 6 कर्मचारियों को भी गंभीर चोटें आई हैं। आज बिहार के एडीजी हेडक्वार्टर जेएस गंगवार ने बार बार यही कहा कि कटिहार में हालात काबू में हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सीधे गोली क्यों मारी, तब उन्होंने कहा कि इन सब बातों पर डीएम और एसपी की रिपोर्ट मिलने के बाद ही कुछ कहेंगे।
जब तक आप किसी भी घटना के बारे में कोई भी जो बातें कह रहे हैं उसके कहने के लिए मेरे पास में ज्वाइंट रिपोर्ट आनी चाहिए डीएम और एसपी की। ज्वाइंट रिपोर्ट आएगी, उसके बारे में हम विचार करेंगे। आपको घटना के बारे में जो जानकारी आई कल यथासंभव और यथाशीघ्र हमने उसका अपडेट दिया। आज जो हमारे पास में सूचना आई है उसके आधार पर मैं पुनः आपको स्पष्ट कर रहा हूँ, स्थिति पूर्णतः शांतिपूर्ण है, नियंत्रण में है और एहतियातन जो कार्रवाई करनी थी उसके बारे में आपको बता दिया। संयुक्त जांच प्रतिवेदन, संयुक्त प्रतिवेदन आता है डीएम और एसपी का। वी आर वेटिंग फॉर दैट। एसपी की रिपोर्ट क्या होगी ये उनकी बात सुनकर समझ में आ गया था, लेकिन अब पूरा पुलिस महकमा फायरिंग करने वाले पुलिस वालों को बचाने की कोशिश कर रहा है। बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव तो 2 कदम और आगे निकल गए। कहा कि बारिश के मौसम में बिजली की सप्लाई में दिक्कतें आती हैं, कौन सी बड़ी बात है। विजेंद्र यादव ने कहा कि कोई बदमाशी करेगा तो पुलिस क्या करेगी, लाठीचार्ज और फायरिंग तो करना ही पड़ता है। कोई अनियमितता नहीं थी। ट्रिपिंग आजकल होता है, बरसात का मौसम है, बारिश हो गई, कहीं पेड़ गिर गया और वो इलाका जो हम लोगों का वो जो बालू वाला इलाका है, कहीं कहीं ये क्या कहते हैं पोल भी गिर जाता है, उसको ठीक करने में एक आध दिन लगता है। वहाँ पूर्णिया 400 kV का जो भारत सरकार का ग्रिड है वहीं से लो वोल्टेज चल रहा था। कलकत्ता की टीम आई, 25 तारीख को शाम को उसको ठीक किया, वो ठीक हो गया। इसी बीच में कुछ लड़कों लोगों ने, कोई ज़्यादा मास नहीं था, कुछ लड़के लोग आए, प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने पत्थर फेंकना शुरू किया, लाठी चलाना शुरू किया, ऑफिस का गेट तोड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने जाके कार्रवाई की, यही घटना है। अब बदमाशी जब करेगा कोई तो पुलिस क्या करेगी, लाठीचार्ज और गोली तो चलती है। कानून व्यवस्था को कंट्रोल तो करना पड़ेगा। वीडियो में साफ दिख रहा है कटिहार पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर निशाना लगाकर फायरिंग की। कटिहार में सिर्फ 5 घंटे पावर सप्लाई हो रही है। अगर इसके खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो क्या गलत कर रहे थे? अगर प्रदर्शन के दौरान उग्र भीड़ ने पत्थरबाजी की, तोड़फोड़ की, तो भी क्या पुलिस को गोली चलाने का लाइसेंस मिल जाता है? फिर सवाल यह भी है कि अगर पुलिस ने पत्थरबाजी कर रहे प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की तो गोली उस लड़के को कैसे लग गई जो चुपचाप किनारे पर खड़ा था, अपने भाई को लेने के लिए बिजली दफ्तर गया था? अब लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन न्याय मिलने की उम्मीद कम है, क्योंकि मंत्री खुद कह रहे हैं कि जब बदमाशी होगी तो लाठीचार्ज भी होगा और गोली भी चलेगी। कश्मीर से आज एक ऐसी तस्वीर आई जो आपको देखनी चाहिए। 34 साल बाद आज श्रीनगर के लाल चौक पर मुहर्रम का जुलूस निकाला गया। इसमें हजारों कश्मीरी शामिल हुए। 1989 के बाद से श्रीनगर में मुहर्रम के जुलूस पर पाबंदी थी, लेकिन प्रशासन ने पारंपरिक रूट से मुहर्रम का जुलूस निकालने की इजाजत दी। इसलिए आज सुबह 5:30 बजे ही श्रीनगर के गुरु बाजार में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। गुरु बाजार से मौलाना आजाद रोड होते हुए यह जुलूस लाल चौक और फिर डल गेट से शांतिपूर्वक गुजरा। इस दौरान एडमिनिस्ट्रेशन ने सुरक्षा का कड़ा बंदोबस्त किया था। जगह जगह सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद थी। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग की जा रही थी। जुलूस में हजारों लोग शामिल हुए। श्रीनगर में 34 साल बाद लाल चौक पर इतनी भीड़ दिखाई दी। लोग बेखौफ होकर सड़क पर निकले। सैकड़ों नौजवान तो ऐसे थे जिन्होंने मुहर्रम के जुलूस की ये बातें सिर्फ अपने बुजुर्गों से सुनी थी, लेकिन आज पहली बार वो खुद इस जुलूस का हिस्सा बने। सबसे पहले हम इंतजाम के शुक्र करते हैं कि जिनने मुद्दतों की मांग को पूरा किया है, जिसकी मुझे साल से इंतजार था हर आवाम को, क्योंकि ये जो जुलूस जो बरामद हो रहा था इसमें खाली इंसानियत का पैगाम हमें मिलता। हमने पहली दफा ये जुलूस निकलते हुए देखे। इससे पहले तो ये पूरा 34 साल तक कम से कम बंद था, और आज हम पहली बार ये जुलूस हम लाल चौक से निकलते हुए देख रहे हैं। हम थैंकफुल है एडमिनिस्ट्रेशन, एलजे एडमिनिस्ट्रेशन का, कि उसने इस जुलूस को अलाउ किया ट्रेडिशनल रूट्स के जरिए। जम्मू एंड कश्मीर की जो गवर्नमेंट है इस समय, एलजी गवर्नमेंट, उसके हम बहुत थैंकफुल है कि उसने हमको 34 साल बाद ये दोबारा मौका मिला। हालांकि हमने बचपन से कभी नहीं देखा था, आज हमको मौका मिला है यहाँ पर आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की करने के लिए। आज मैं पहली बार खुद आ रहा हूँ, क्योंकि पहले रेस्ट्रिक्शंस आयद होती थी श्रीनगर में, तो मैं आज पहली बार फील कर रहा हूँ कि कैसा है, और बड़े मजमे में लोग आए हैं। जब से मैं पैदा हुआ हूँ, 1999 मेरी DOB है, तब से मैंने कभी भी नहीं देखा था। इट्स द फर्स्ट टाइम आई एम विटनेसिंग सच ए ह्यूज गैदरिंग इन द लाल चौक एरिया।
और ये जुलूस पहली बार मैं आई विटनेस कर रहा हूँ, सुना था, वीडियोस में देखे थे, बट मैं पहली बार इस जुलूस में शिरकत कर रहा हूँ। हम आराम से चल रहे हैं, हमारे दूसरे अहले सुन्नत भाई या दूसरे मज़ाहिब के भाई पंडित हजरात जो है वो रास्ते में हमारा इस्तकबाल कर रहे हैं, पानी बांट रहे हैं, लोगों को खाना पीना बांट रहे हैं। तो ये पुरअमन जुलूस है, कोई सेक्टेरियन क्लैश नहीं है कि जिसके लिए हमें सिक्योरिटी की ज़रूरत हो, कोई ऐसी बात नहीं है जो बाहर से आए और इंटरनेशनल एलिमेंट्स कोई हो वो कुछ ऐसा करे जिसके लिए सिक्योरिटी की ज़रूरत हो। श्रीनगर की ये तस्वीरें उन लोगों को जवाब हैं जो बार बार कहते हैं कि कश्मीर के हालात खराब हैं। सरकार झूठ बोल रही है कि कश्मीर में सब कुछ ठीक है। श्रीनगर के लाल चौक पर कटीले तारों की दीवार, हथियारों से लैस सुरक्षाकर्मी, सड़कों पर पसरा सन्नाटा और कभी कभी पत्थरबाजी, गैंग का हंगामा, इसी तरह की तस्वीरें आती थी। लेकिन आज हालात बदले हैं। अब सड़क पर हजारों लोग बेखौफ होकर अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, परंपराओं को निभा रहे हैं। ये बड़ी बात है, ये कश्मीर में बदलाव का जीता जागता सबूत है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की अपील पर ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा को 15 सितंबर तक का एक्सटेंशन दे दिया। अब संजय मिश्रा 15 सितंबर तक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर बने रहेंगे। हालांकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 31 जुलाई तक संजय मिश्रा की जगह ईडी का नया डायरेक्टर खोजने का आदेश दिया था। लेकिन कल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करके संजय मिश्रा का कार्यकाल 15 अक्टूबर तक बढ़ाने की अपील की थी। सरकार का तर्क था कि संजय मिश्रा इंटरनेशनल एजेंसी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के साथ मिलकर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों पर काम कर रहे हैं और उनके रिटायर होने से इंटरनेशनल लेवल पर भारत की कोशिशों को झटका लगेगा। हालांकि आज सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट्स प्रशांत भूषण और अभिषेक मनु सिंघवी ने संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने का विरोध किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की दलील को ध्यान में रखते हुए संजय मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को हिदायत दी है कि 15 सितंबर तक ईडी का नया डायरेक्टर खोज लें, क्योंकि यह संजय मिश्रा का आखिरी एक्सटेंशन है। 15 सितंबर के बाद उनका कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर के सर्वे पर 3 अगस्त तक के लिए रोक लगा दी। हालांकि आज ASI के अफसरों ने कोर्ट में पेश होकर अदालत को पूरी डिटेल बताई कि सर्वे कैसे होगा, किस तकनीक का इस्तेमाल होगा। ASI के अफसरों ने कहा कि इस सर्वे से ज्ञानवापी के मौजूदा स्वरूप को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, लेकिन इंतजामिया कमेटी ने इसका विरोध किया। हाईकोर्ट ने ASI से एक्सकवेशन का मतलब पूछा। ASI ने कोर्ट में कहा कि सर्वे से मस्जिद परिसर को कोई डैमेज नहीं होगा और 4 अगस्त तक वो सर्वे को पूरा कर लेंगे। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की तरफ से दलील दी गई कि सर्वे वाली हिंदू पक्ष की याचिका प्रीमेच्योर है, बिना सबूत इकट्ठा किए सर्वे का आदेश दिया गया है। जवाब में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट को मस्जिद के अंदर की तस्वीरें दिखाई। जैन ने कहा कि मस्जिद में कई ऐसे सबूत हैं जो ये इशारा करते हैं कि मंदिर को तोड़कर ही मस्जिद बनी है, इसलिए सर्वे जरूरी है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 3 अगस्त तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है और फिलहाल 3 अगस्त तक सर्वे पर भी रोक है। हमने एंड में ये बोला था कि इस समय ऑनरेबल कोर्ट को कमीशन जारी करना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर में कोई इन्फॉर्मिटी नहीं, कोई गलती नहीं है। माननीय न्यायालय ने आज दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है और फैसला 3 अगस्त को सुनाया जाएगा। ASI ने अपना एक डिटेल्ड एफिडेविट फाइल किया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एडिशनल डायरेक्टर भी आज कोर्ट में मौजूद थे। उन्होंने भी डिटेल्ड सर्वे एफिडेविट फाइल किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि बिना स्ट्रक्चर को क्षति पहुंचाए हुए ये पूरी एक्सरसाइज कंडक्ट की जाएगी। मुस्लिम पक्ष बार बार रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देकर सर्वे का विरोध कर रहा है, लेकिन हिंदू पक्ष का कहना है कि अगर ASI सर्वे हो जाएगा तो हकीकत सामने आ जाएगी, इसलिए मुस्लिम पक्ष सर्वे के खिलाफ है। हालांकि अब 3 अगस्त तक हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। 3 अगस्त को तय होगा कि ज्ञानवापी में ASI का सर्वे होगा या नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।